इन बातों की भनक ज्योति को लगी तो वो मीरा को लेकर सीधा सरपंच के वहां पहुंची। सरपंच जी, हमें आपसे इंसाफ चाहिए था। मेरे माँ बाबूजी की जमीन पर मेरे चाचा जबरदस्ती का दावा कर रहे हैं और आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। हम कोई अबला नहीं है, हम ऐसे चुप नहीं रहेंगे। सरपंच जी, ऐसे कैसे कोई भी आकर हमारी जमीन हड़प लेगा? थोड़े समय बाद धर्मपाल, विमला और कमल भी वहां पहुंच गए और वहां पर नाटक करने लगे। सरपंच जी, हम तो बस इनकी भलाई चाहते हैं। भाई की मौत के बाद हमने ही इन्हें पाला है। आप तो यह अच्छे से जानते हैं। और अब जब लड़कियां बड़ी हो गई तो हमें बदनाम कर रही हैं। जरा सोचिए, क्या यही इंसानियत है? ज्योति बेटी, तुम्हारे चाचा तो ठीक कह रहे हैं। तुम लोग तो एक ही परिवार के हो। परिवार के बीच यह झगड़ा क्यों? वैसे भी सरकारी कागजात के हिसाब से तुम्हारी जमीन में इनका भी हक है। ऐसे कैसे सरपंच जी? यह लोग हमारी मजबूरी को देखकर हमारा फायदा उठाने आए हैं। ये कोई परिवार नहीं है, ये बस जमीन के लालच में परिवार होने का दिखावा कर रहे हैं। ये सब बात चल ही रही थी कि तभी पटवारी भी वहां आ जाता है। हरिश्चंद्र की जमीन कानूनी तौर पर सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें उनका भाई धर्मपाल का भी हिस्सा है। ऐसे कैसे? तुम लोग तो बस कागजात के बारे में बोल रहे हो, लेकिन क्या सबूत है कि हमारी जमीन का चाचा जी भी हिस्सेदार है? हाँ, ज्योति बिटिया बात तो सही कह रही है। तुम लोग कुछ पुख्ता सबूत भी पेश करो, तब जाके मैं पंचायत बुलाकर सही फैसला ले पाऊंगा। सरपंच के मुंह से यह सुनने के बाद धर्मपाल, विमला और कमल थोड़ा हताश जैसे नजर आए और वे लोग वहां से निकल गए। अरे पटवारी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुमको नहीं जाना उनके पीछे पीछे? कितने पैसे खिलाए थे मेरे चाचा ने? ज्योति के ताना सुन के पटवारी शर्म से वहां से निकल जाता है। बिटिया, मुझे गलत मत समझना। मेरे आंखों के सामने जो आया मैंने उसे ही सच मान लिया। इस बार मैं अच्छे से जांच पड़ताल करके एक नतीजे में पहुंचूंगा। आगे से मैं धर्मपाल के बातों में नहीं आऊंगा। और वे लोग तुम दोनों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं तुम लोगों को न्याय और उन लोगों को कड़ी सजा दूंगा। सरपंच के मुंह से यह सुन के दोनों ने थोड़े राहत की सांस ली और थोड़ा शक, थोड़े खुशी के साथ घर लौटे। रात होते ही दोनों बहनें फिर से चारपाई में बैठ के बात करने लगते हैं। दीदी, आपको क्या लगता है कि हमारी जमीन हमारे पास रहेगी या फिर हमारे कपटी चाचा चाची को मिलेगी? हाँ मीरा, मैं भी वही सोच रही हूँ। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। वे लोग इतने लालची हैं कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाबूजी के जाने के बाद उन लोगों ने अपना असली रंग दिखना शुरू कर दिया है। यही सब चिंता में दोनों बहनों ने मुश्किल से अपनी रात काटी। गांव की हवाओं में हल्की सरसराहट थी। आसमान में बादल थे पर बारिश का कोई नाम ओ निशान नहीं। लेकिन ज्योति और मीरा के मन में बहुत कुछ उमड़ रहा था, जैसे भीतर कोई तूफान उठ रहा हो। घर का आंगन सूना था और बहनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। दीदी, आज खेत चलें क्या? वो जो पिछली बार की सब्जियां बची थी, कहीं किसी जानवर ने नुकसान तो नहीं कर दिया होगा? कभी कभी किसी की गाय बकरी आ जाती है और पूरा नुकसान कर देती है। हाँ मीरा, चलो, खेत को देखने से मन भी हल्का हो जाता है। और बाकी बची हुई सब्जियां बेचने के लायक हो गई कि नहीं, साथ में देख लेंगे। लेकिन मुझे एक बात को लेके चिंता है। गाय बकरी का तो पता नहीं, बस कोई इंसान हमारे खेत को नुकसान ना पहुंचाए। वैसे भी हमारे अपने ही हमारे जमीन पर बुरी नजर डाले हुए हैं। दोनों बहनें खेत की ओर चल पड़ी। रास्ते में पेड़ों की छाव थी और चिड़िया की सहल पहल। एक दिन अचानक धर्मपाल के चावल के मिल में किसी कारण आग लग जाती है।
जब दोनों बाप बेटे को यह खबर मिली तो वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मिल के बाहर लोगों की भीड़ जमी हुई थी, लेकिन गांव वालों ने पहले से ही आग बुझा दिया था। धर्मपाल और उसके बेटे को देख गांव वाले कान्हा फूंसी करने लगे। अरे, यह आग ऐसे ही नहीं लगी। यह तो धर्मपाल और उनके परिवार के किए गए बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने बिन माँ बाप के उन दोनों लड़कियों को बहुत परेशान किया था। अब देखो क्या हुआ इनके साथ। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी वही सोच रहा था। भगवान बुरे कर्मों का सजा इंसानों को जरूर देता है। भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। गांव वालों की बात सुन के दोनों बाप बेटे गंभीर चिंता में चले गए। ज्योति और मीरा के प्रति उनका जो व्यवहार था, वो सोच के धर्मपाल को बुरा लगने लगा। तभी दूसरे गांव का एक जमींदार आया, जिसके साथ धर्मपाल यह चावल के मिल का व्यापार करता था। अरे ओ धर्मपाल, मिल में तो आग लग गई। मेरे पैसे तो सारे डूब गए। तेरे भरोसे मैंने तेरे जमीन में मिल खुलवाकर व्यापार किया था। अब तो मेरे नुकसान का भरपाई तुझे ही करनी होगी। सेठ जी, पता नहीं यह हादसा कैसे और क्यों हुआ, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। आप मुझे थोड़े मोहलत दे दो, बस। अरे कैसी मोहलत, तेरे साथ व्यापार किया, वही तेरे लिए बहुत मदद हो गई। अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। मुझे मेरे पैसे वापस कर, और उसके बाद तू अपने रास्ते। सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। इस मुसीबत के घड़ी पे आप यूं मुंह मत फेरिए। मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। बहुत मदद कर चुका तुम लोगों की। तुम जैसे लोगों के साथ मैंने व्यापार किया, वही बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों के लिए कुछ भी करना पड़े करो, बस मुझे पैसे दे दो। ठीक है, फिर आप मेरे इस जमीन को ले लीजिए। इस जमीन से तो आपका थोड़े से कर्ज चूकता हो जाएगा ना। अगर हो जाए तो मैं आपको कल जमीन के कागजात भेज दूंगा, और बाकी के पैसे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप भी मेरे इस चावल के मिल का हिस्सेदार थे और आपने इससे मुझसे ज्यादा मुनाफा कमाया है। अब इसका पूरा नुकसान मैं अकेला क्यों झेलूं? ऐसा है क्या? ठीक है, तू मुझसे दुश्मनी मोर ले रहा है, देख लूंगा तुझे। फिलहाल तू मुझे अपनी इस जमीन के कागजात भेज दे, बाकी के पैसे तो मैं तुझसे बाद में वसूलूंगा। जमींदार से यह सुनने के बाद दोनों बाप बेटे हताशा और गुस्से में वहां से घर निकल जाते हैं। घर जाकर धर्मपाल अपनी पत्नी से आज के दुखद हादसे के बारे में दुखी मन से बताता है। अरे भाग्यवान, हमारे साथ ये क्या हो गया? हम तो पल भर में बर्बाद हो गए। पूरा कारोबार, जमीन, सब कुछ छिन गया। अब तो बस ये घर ही बचा हुआ है। मुझे पता है ये सब भगवान हमारे बुरे कर्मों का फल दिया है हमको। ये जी, आप ऐसे मायूस मत हो, कुछ रास्ता होगा। हम ऐसे कैसे बर्बाद हो गए? और हाँ, आप तो वो दूसरे गांव के जमींदार के साथ व्यापार करते थे ना, उनसे मदद मांगिए ना, वो तो कुछ मदद कर देगा। अरे कैसी मदद माँ? वो आदमी मदद करेगा? अरे मदद छोड़ो, उसने हमारे चावल के मिल की जमीन को भी हड़प लिया। अरे ये क्या कह रहा है तू? अगर किसी से मदद नहीं मिला तो हम क्या करेंगे इस मुसीबत के घड़ी में? छोड़ो भाग्यवान, जो हुआ है वो सब अपने ही बुरे कर्मों का नतीजा है। तुम खुद ही सोचो, हमने मेरी दोनों भतीजियों को कितना दुख दिया है, उसी का पाप लगाए हमें। हाँ माँ, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने पाप किया है, हमें अब इसी दुनिया में पापों का फल भुगतना पड़ेगा। पता नहीं बिना पैसों के अब ये घर कैसे चलेगा। हाँ कमल बेटा, तू सही बोल रहा है। अब हम ये घर कैसे चलाएंगे? हमें तो गांव में कोई मदद भी नहीं करेगा। ज्योति और मीरा के ऊपर किए अन्याय के लिए गांव वाले भी हमसे नाराज हैं। ऐसे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ये सब बात करके तीनों बहुत उदास हो जाते हैं और तभी इस उदासी भरे माहौल में विमला बोल पड़ती है। ये जी, मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना हम ज्योति और मीरा के पास जाकर उनसे मदद मांगे और साथ में उनसे हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेंगे। मदद? कैसी मदद माँ? वे दोनों हमारी कैसे मदद करेंगी? उनके पास तो मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है, और ना ही वे मदद करेंगी। आखिर इतना दुख जो दिया उनको हमने। अरे क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? कितना परेशान किया उनको। अब किस मुंह से जाऊंगा उनके पास मदद मांगने? और वे तो खुद ही कितनी मुश्किल से जी रहे हैं, हमारी क्या मदद करेंगे वे?
अरे आप लोग थोड़े शांत हो जाइए। हम उनसे पहले दिल से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और उसके बाद हम उनकी जमीन पर खेती करने की इजाजत मांगेंगे और खेती का जो भी मुनाफा होगा उनको भी आधा देंगे और हमारा भी जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा। और हाँ, मैं इस बार लालच में नहीं बोल रही हूँ, मैं बुरी परिस्थितियों के चलते बोल रही हूँ। तुम बात तो ठीक ही कर रही हो। हमें तो कोई मदद करेगा नहीं और हमें तो ज्यादा कुछ काम भी नहीं आता, बस थोड़ा खेती बाड़ी जानता हूँ मैं। और अगर वे लोग मदद के लिए मन जाएं तो कमल भी मेरी खेती में मदद कर देगा। हाँ बाबूजी, मैं करूँगा मदद। चलिए बात करने जाते हैं उनसे, और अगर वे मदद नहीं भी करें तो कम से कम माफी की उम्मीद तो रख ही सकते हैं। ये बोल के तीनों ज्योति और मीरा के घर पहुँचे। चाचा जी, आप लोग अब यहाँ क्या लेने आए हो? चाची, हमारा चावल के मिल पे आग लग गई है, हम तो पूरा बर्बाद हो गए। हाँ, मुझे पता चला आपके बारे में और मुझे इस बात का खेद है, लेकिन आप हमारे पास क्यों आए हो? क्या आपको लगता है कि आग हमने लगाया है? नहीं ज्योति, तू हमें गलत समझ रही है। हम तो तुम दोनों से माफी और मदद की आस ले आए हैं। मदद? कैसी मदद चाची? क्या मदद चाहिए आपको? हम तो खुद ही जैसे तैसे जी रहे हैं और आप किस हक से मदद मांग रहे हो? हम हैं ही कौन आप लोगों के? बिमला ने गिड़गिड़ाते हुए ज्योति और मीरा को सब कुछ बताया और ये सब बात होते समय धर्मपाल और कमल शर्मा से अपनी सिर झुका लिया था। मीरा बिमला की बात सुन के बोली, हम मदद करेंगे चाची, जो हुआ सो हुआ। आखिर आप लोग हमारी चाचा चाची हैं, हम आपके साथ हैं। क्या बोल रही तू मीरा? पागल हो गई है क्या? भूल गई कितना दुख दिया है इन लोगों ने हमें, और हमारे बुरे समय में ये लोग कहाँ थे? अब क्यों मदद करेंगे हम इनकी? ऐसे मत बोलो दीदी, आज माँ बाबूजी होते तो वे भी इन मुसीबत में इनकी मदद करते। और माँ बाबूजी कहा करते थे कि माफ़ी बहुत बड़ी जीत है और माफ़ करने वाला ही असली विजेता है। फिर भी मीरा, मैं इन लोगों की करतूत नहीं भूलूंगी, मैं मदद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। दीदी, आपको मेरी कसम, कृपया आप उनकी मदद कर दीजिए, और वैसे भी इनको हमारी ज़मीन पर खेती करने देंगे तो हमारी भी बहुत मदद होगी और हम आगे से हंसी खुशी एक साथ रह पाएंगे। मान जाओ ना दीदी, मुझे माँ बाबूजी की कमी बहुत खलती है, इनके साथ होने से मुझे अच्छा लगेगा। ज्योति मीरा का मासूम चेहरा देख उसके खातिर मान जाती है और धर्मपाल, बिमला और कमल ने भी हाथ जोड़कर दोनों से माफ़ी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आगे से कभी भी उनका बुरा नहीं सोचेंगे।